आपने सुना होगा रिसेंटली जसप्रीत बुमराह की बैक सर्जरी हुई है, स्पोर्ट्स हर्निया, जिसमें क्या होता है कि जो पेल्विस के अराउंड आपके मसल्स और लिगामेंट्स होते हैं वो पुल हो जाते हैं बिकॉज ऑफ सडन पिवटिंग मूवमेंट्स। तो अभी रिसेंटली सूर्य कुमार यादव की सर्जरी हुई है जर्मनी में, हर्निया की। हाँ, तो उनकी सर्जरी हुई है, वो कॉमन इंजरी होती है। बाकी क्रिकेट में आपको डायरेक्ट बॉल लगने की वजह से बोन फ्रैक्चर हो सकता है या फिर स्मॉल बोन जॉइंट्स के लिगामेंट्स में इंजरी हो सकती है। जो भी एथलीट होता है उनको क्या स्टेप्स लेने बहुत ज़रूरी होते हैं? कोई स्पोर्ट्स पर्सन फील्ड पे है, खेल रहा है, सडनली उसको इंजरी हो गई, उस टाइम में सबसे पहले आपको क्या करना है कि उस प्लेयर को स्पोर्ट खेलने से स्टॉप करना है, उसको स्प्लिंट करना है। तो स्प्लिंट सबसे सिंपल, रेस्ट, आइस एप्लीकेशन, कंप्रेशन एंड एलिवेशन, राइस। थोड़ा अगर इंजरी हुआ तो तुरंत बाम लगा लिया है, बहुत सारे स्प्रेज भी आजकल मार्केट में अवेलेबल है जिसका वो यूज़ करते हैं। तो एक्चुअल में ये सारी चीज़ें इफेक्टिव होती है इंजरीज पर? अगर ओपन इंजरी नहीं है, मतलब अगर उस जहाँ पे चोट लगी है वहाँ कोई घाव नहीं है, खून नहीं है, तब आप लगा सकते हैं स्प्रे और ये जेल्स और बाम्स व्हाटएवर। बट अगर वहाँ पे घाव है तो ये सब नहीं लगाने चाहिए बिकॉज मसाजेस जो होती हैं, ऑयल का इस्तेमाल करना इंजरीज के टाइम पे इफेक्टिव होता है, हमें करना चाहिए, अवॉइड करना बहुत ज़रूरी है। एल्बो की कोई जो स्पेसिफिक इंजरी है इसमें ऑयल का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। उसका कारण ये है कि अगर शोल्डर एकदम से डिसलोकेट हो जाता है तो क्या करना चाहिए? कुछ लोग कोशिश करते हैं उसको अपनी जगह पे खींच के बिठाने की, बट अगर आपको नहीं पता है वो किस डायरेक्शन में है और आप उसको खींचेंगे तो वो आपको नुकसान ज़्यादा दे सकता है बेनिफिट से ज़्यादा। किस टाइप की जो चोट होती है, इंजरी होती है, उस पर गर्म सिकाई करनी चाहिए और किस टाइप की इंजरी पे हमें ठंडी सिकाई करनी इंपॉर्टेंट होती है? एक होता है कोल्ड, एक होता है हॉट और एक होता है कॉन्ट्रास्ट बाथ। तो कॉन्ट्रास्ट बाथ का मतलब होता है ठंडा और गर्म ऑल्टरनेट। गर्म सिकाई यूजुअली करा जाता है जब मसल्स की स्पैज़म होती है, बार बार सेम जगह पे फ्रैक्चर होना है, बॉडी के अदर किसी पार्ट में फ्रैक्चर होना, इज इट एन इंडिकेशन ऑफ एनी अदर डिजीज इन द बोन? सपोज किसी को पैर में फ्रैक्चर बार बार हो रहा है फुट में, तो उसका ये मतलब है कि उनका आर्च जो है, फुट का आर्च, वो प्रॉपर नहीं है, फ्लैट फुट हो सकता है, जिसकी वजह से आपकी बोन्स पे ज़्यादा लोड आ रहा है और उसी एरिया में बार बार फ्रैक्चर हो रहा है। फ्रैक्चर्स की अगर हम बात करें तो कई बार ना या तो स्वेलिंग हो जाती है, एरिया वो रेड जैसा होने लग जाता है, नील भी पड़ जाता है। तो क्या सिर्फ यही साइंस होते हैं जिनसे जो पेशेंट है या जो व्यक्ति वो आइडेंटिफाई कर सकता है कि मुझे फ्रैक्चर जैसी प्रॉब्लम हो रही है? अगर आपके बड़े जांग की फ्रैक्चर हो गया, हड्डी, हाथ की हड्डी, तो आपको डिफॉर्मिटी दिखेगी, हाथ सीधा नहीं दिखेगा, टेढ़ा दिखेगा। तो प्लास्टर्स डॉक्टर किन सिचुएशंस में ज़्यादा सूटेबल होता है? प्लास्टर उन सिचुएशंस में सूटेबल होता है जिसमें बोन अपनी जगह से ज़्यादा हिली नहीं है, उसके अलाइनमेंट में कोई दिक्कत नहीं है और हमें लग रहा है कि वो जॉइंट से को फ्रैक्चर हो गया, उसके टाइम पे भी कुछ ऐसी पर्टिकुलर डाइट लेना इंपॉर्टेंट होता है जो हीलिंग को फास्ट करे? गुड प्रोटीन कंटेंट बॉडी में होना ज़रूरी है। आप अगर वेजिटेरियन हैं आप टोफू ले सकते हैं, आप ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स ले सकते हैं, अश्वगंधा बहुत अच्छा माना जाता है, सेसमे बहुत अच्छा माना जाता है। अगर एक बार जैसे प्लास्टर हट जाता है, हड्डी जुड़ जाती है, दोबारा भी वो टूटने के चांसेस होते हैं? तो हमने प्लास्टर हटा दिया और पेशेंट अपना खेलना स्टार्ट कर दिया या फिर लापरवाह हो गया, तो वो सॉफ्ट कैलस जो है बेंड होने लग जाता है। इस टाइम पे अगर किसी के पैर में फ्रैक्चर है तो पैर टेढ़ा होने के चांस हैं अगर उसका वो ध्यान नहीं रखता है। हाय, माय नेम इज वर्षा दुबे एंड वाचिंग एनबीटी लाइफ। तो आज हम एनबीटी लाइफ के इस पॉडकास्ट सेशन में बात करने वाले हैं स्पोर्ट्स इंजरीज पर। आई एम श्योर अगर आप स्पोर्ट्स खेलते होंगे तो बहुत बार ऐसा होता है कि कहीं ना कहीं इंजरीज हो जाती हैं, कभी माइनर इंजरीज होती हैं, कभी मेजर इंजरीज हो जाती हैं, लेकिन कई बार हमें एक्चुअल में पता नहीं होता कि उस टाइम पर राइट स्टेप्स क्या लेने चाहिए। तो आज के हमारे इस पॉडकास्ट सेशन में हम इन्हीं सारी चीज़ों को कवर करेंगे कि स्पोर्ट्स इंजरीज अगर आपको होती हैं तो आपको क्या स्टेप्स लेने बहुत ज़रूरी हैं, इनके ट्रीटमेंट्स कैसे होते हैं और रिस्क फैक्टर्स क्या क्या हैं, आपको ट्रीटमेंट के बाद क्या क्या प्रिकॉशंस लेने बहुत ज़रूरी हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हम डाइट पर भी बहुत ज़्यादा डिस्कशन करने वाले हैं। तो एपिसोड को एंड तक ज़रूर देखिएगा। आज हमारे साथ इस पॉडकास्ट सेशन में मौजूद हैं ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर अभिषेक वैश्य। हेलो डॉक्टर, वेलकम टू एनबीटी लाइफ। हेलो, थैंक यू। सो डॉक्टर, जैसे कि मैंने बताया कि आज के हमारे सेशन में हम बात करने वाले हैं स्पोर्ट्स इंजरीज पर। तो सबसे पहले तो मैं आपसे यही जानना चाहूँगी कि जब हम स्पोर्ट्स की बात करते हैं तो बहुत अलग अलग तरह के स्पोर्ट्स होते हैं। आई एम श्योर आपके पास भी हर एक फ्रेटर्निटी से लोग आते होंगे फॉर द ट्रीटमेंट। अगर हम बात करें सबसे ज़्यादा इंजरीज किस स्पोर्ट में होती हैं तो वो क्या क्या हैं और किस स्पोर्ट की वजह से किस तरह की इंजरीज हो सकती हैं?
जी। तो हमारे पास कॉमनली जो आते हैं क्रिकेटर्स आते हैं, Okay. फुटबॉलर्स, हॉकी प्लेयर्स, टेनिस प्लेयर्स। तो कोई भी रैकेट स्पोर्ट अगर हम देखेंगे तो रैकेट स्पोर्ट में सबसे कॉमन इंजरी तो होती है वो टेनिस एल्बो होती है। अच्छा। तो टेनिस एल्बो में क्या होता है जो आपकी मांसपेशियाँ होती हैं जो कि हम्म। आपके एल्बो के बाहर वाले पार्ट में अटैच होती हैं उसमें सूजन हो जाती है। ओके। ये सबसे कॉमन इंजरी है। बाकी जो रैकेट स्पोर्ट खेलते हैं उनको रिस्ट इंजरीज और एंकल इंजरीज बहुत कॉमन होती हैं। तो ये ओके। 3 इंजरीज रैकेट स्पोर्ट में कॉमन होती हम्म। है। अगर हम क्रिकेटर्स की बात करें तो उनको बैक के इश्यूज होते हैं। हम्म। आपने सुना होगा रिसेंटली बुमराह, जसप्रीत जी। बुमराह की बैक सर्जरी हुई है। हम्म। फिर कुछ होता है स्पोर्ट्स हर्निया, अच्छा। जिसमें क्या होता है कि जो पेल्विस के अराउंड आपके मसल्स और लिगामेंट्स होते हैं वो पुल हो जाते हैं बिकॉज ऑफ सडन पिवटिंग मूवमेंट्स। तो अभी रिसेंटली सूर्य कुमार यादव की सर्जरी हुई है जर्मनी में। हर्निया की। हाँ, तो उनकी सर्जरी हुई है, वो कॉमन इंजरी होती है। ओके। बाकी क्रिकेट में आपको डायरेक्ट बॉल लगने की वजह से बोन फ्रैक्चर हो सकता है या फिर स्मॉल बोन जॉइंट्स के लिगामेंट्स में इंजरी हो सकती है। ओके। अगर हम फुटबॉल की बात करें, फुटबॉल में सबसे कॉमन इंजरी है एसीएल लिगामेंट टेयर होना। ये क्या होता है? तो नी के अंदर 2 लिगामेंट्स होते हैं, क्रूशिएट लिगामेंट उनको बोलते हैं। क्रूशिएट मतलब वो क्रिस क्रॉस होते हैं। ओके। तो एक होता है एसीएल और एक होता है पीसीएल। एसीएल मतलब एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट जो कि आगे की तरफ होता है, और ठीक है। पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट पीसीएल जो कि पीछे की तरफ होता है। हम्म। तो स्पोर्ट्स इंजरी में अगर आपकी सडन ट्विस्टिंग मूवमेंट होती है नी की, या आपको डायरेक्ट इंजरी होती है, किसी प्लेयर का पैर लग जाता है या कोई आपका इम्पैक्ट हो जाता है, तो ये इंजरीज कॉमन है। तो Okay. एसीएल इंजरी बहुत कॉमन है। नी में होता है मेनिस्कस जो कि एक कुशन होता है, उसका फट जाना या मेनिस्कल टेयर वो बहुत कॉमन होता है। और नी के पास 2 लिगामेंट्स होते हैं जिनको कोलैटरल लिगामेंट्स बोलते हैं। Okay. तो वो इसकी इंजरी भी बहुत कॉमन होती है। तो Okay. ये मोस्ट कॉमन इंजरीज होती हैं जो कि स्पोर्ट्स प्लेयर में हम देखते हैं। ओके। सो डॉक्टर, जितनी भी आपने इंजरीज के बारे में बताया, तो हम एक एक करके सारी इंजरीज को थोड़ा ये इस हिसाब से समझते हैं, अगर किसी को उस टाइप की इंजरी होती है तो क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं और फर्स्ट एड एक्चुअली क्या होना चाहिए। फॉर एग्जांपल आपने बात की कि एल्बो इंजरीज हो जाती हैं या रिस्ट इंजरीज हो जाती हैं, तो जो भी एथलीट होता है उनको क्या स्टेप्स लेने बहुत ज़रूरी होते हैं? सबसे पहले उनके क्या फर्स्ट एड किट में क्या चीज़ें होनी बहुत ज़रूरी हैं? जी, तो हम इंजरीज को पहले डिवाइड करते हैं अक्यूट और क्रॉनिक में। ओके। अक्यूट मतलब कोई स्पोर्ट्स पर्सन फील्ड पे है, खेल रहा है, सडनली उसको इंजरी हो गई। ठीक है। उस टाइम में सबसे पहले आपको क्या करना है कि उस प्लेयर को स्पोर्ट खेलने से स्टॉप करना है। उसको उस मूवमेंट, उस वाले जॉइंट को मूव नहीं करना है, उसको स्प्लिंट करना है। तो स्प्लिंट सबसे सिंपल, आप कोई भी स्ट्रेट चीज जो कि उस जॉइंट का मूवमेंट रोक दे, जैसे कि अगर वहां पे कोई स्केल है या कोई कार्डबोर्ड का पीस है या न्यूज़पेपर है, उसको उस जॉइंट के पास लगा के रैप करके उसको मूवमेंट को स्टॉप करना है। दैट इज द फर्स्ट थिंग। ठीक है। सेकेंड थिंग इज स्वेलिंग बहुत ज्यादा है तो आइस पैक सब जगह अवेलेबल होता है। तो लॉट्स ऑफ आइस पैक लगाना है, उस जॉइंट को मूव नहीं करना है, उस जॉइंट को लोड नहीं करना है। सपोज लोअर लिम्ब या पैरों की प्रॉब्लम है, सपोज नी में इंजरी हो गई है, तो the person should not try to walk back. Okay. Better to be carried or get a stretcher. ताकि आपको नहीं पता आप किस तरह की इंजरी से डील कर रहे हैं, तो you should not get it further aggravated. Okay. So rest, ice application, compression and elevation. Rice principle इसी को कहते हैं। Okay. ये हो गया फर्स्ट एड। जब आपको पेशेंट को फर्स्ट एड मिल गया, देन उसको अपने स्पेशलिस्ट के पास जाना चाहिए, क्लिनिकल एग्जामिनेशन करना चाहिए जो डॉक्टर करेंगे, और उसके बाद जो रिक्वायर्ड इन्वेस्टिगेशंस होंगी, जैसे कि एक्सरेज अगर फ्रैक्चर सस्पेक्ट करते हैं या लिगामेंट इंजरी सस्पेक्ट कर रहे हैं तो एमआरआई। तो इससे हमें क्लियर हो जाता है कि उस पेशेंट को क्या क्या इंजरी हो रही है, दैट कैन बी ट्रीटेड अकॉर्डिंगली। ओके। ये तो अक्यूट की बात हो। ठीक है। क्रॉनिक की बात होती है कि रोज थोड़ी थोड़ी इंजरी उस प्रॉब्लम में होती जा रही है। सपोज किसी के नी में थोड़ा पेन है, ठीक है, और वो टेनिस खेलते ही जा रहा है और उससे इंजरी आपकी बढ़ती जा रही है, दैट इज क्रॉनिक इंजरी। वो आपकी कभी ठीक नहीं हो रही है बट इट इज अगेन एंड अगेन गेटिंग ट्रॉमेटाइज्ड। उस केस में भी उस डॉक्टर आपको एग्जामिन करेंगे, देखेंगे कि आपको क्या इंजरी है। सपोज आपके नी में पार्शियल एसीएल टेयर है जिसकी वजह से टूटा नहीं है बट जॉइंट में लचक है,
मूवमेंट है जिसकी वजह से आपकी ऊपर और नीचे की सरफेसेस बोन की रगड़ खा रही हैं और घिस रही हैं और आपका जॉइंट धीरे धीरे डैमेज होता जा रहा है। तो जो नी आपका 60, 65, 70 साल तक चलना चाहिए था, नाउ बिकॉज ऑफ अर्ली ऑनसेट ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस वो 30, 35, 40 की उम्र में भी खराब हो सकता है अगर उसका ध्यान नहीं रखा गया। ओके, सो डॉक्टर जितना भी आपने एक्सप्लेन किया, आपने आइस पैक की बात की थी, तो आई थिंक एक क्वेश्चन लोग बहुत ज़्यादा पूछते हैं और बहुत कंफ्यूज्ड भी रहते हैं कि किस टाइप की जो चोट होती है, इंजरी होती है, उस पर गर्म सिकाई करनी चाहिए और किस टाइप की इंजरी पे हमें ठंडी सिकाई करनी इंपॉर्टेंट होती है। जी, तो 3 तरह के सिकाई हम सजेस्ट करते हैं पेशेंट को। एक होता है कोल्ड, एक होता है हॉट और एक होता है कॉन्ट्रास्ट बाथ। अच्छा, तो कॉन्ट्रास्ट बाथ का मतलब होता है ठंडा और गर्म ऑल्टरनेट। तो मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि ये कब किस पार्ट्स में यूज करनी चाहिए। परफेक्ट। तो गर्म सिकाई यूजुअली करा जाता है जब मसल्स की स्पैज्म होती है। सपोज आप झुक रहे हैं, सडनली आपकी बैक में कैच आ गया है। ओके। तो मसल स्पैज्म होने की वजह से जो आता है प्रॉब्लम, उसमें गर्म सिकाई हेल्प करती है क्योंकि गर्म सिकाई आपकी मांसपेशियों को रिलैक्स करेगा। ओके। तो ब्लड सप्लाई वहां बढ़ेगी, आपको रिलैक्सेशन लगेगा और आपकी मसल्स रिलैक्स होंगी। ठीक है। अगर आपको इमीडिएट अभी इंजरी हुई है, सपोज आप खेल रहे हैं क्रिकेट, आपके हाथ में बॉल लग गई, उस केस में आपको आइस पैक लगाना है। फ्रेश इंजरी में आपको आइस पैक लगाना है जो कि डायरेक्ट बोन पे है या उसके आसपास के सॉफ्ट टिश्यू में है। अगर ब्लड निकल रहा है तो भी लगा सकते हैं? ब्लड निकल रहा है तो पहले आपको उस एरिया को क्लीन करना है और उसके ऊपर उसको कवर करना है विद स्टेराइल बैंडेज। डायरेक्ट उसके ऊपर आइस नहीं रखना है। ठीक है। तो आप कभी कभी देखेंगे कोई खेलते टाइम किसी के कट हो गया फिंगर में थोड़ा सा, ये कभी कभी डिसलोकेट होकर एम्पुटेट भी हो जाती है फिंगर। सपोज शुगर केन वर्कर्स हमारे पास आते हैं जो उनकी उंगली फिंगर कट हो जाती है, तो वो क्या करते हैं, अपनी कट फिंगर को आइस में डायरेक्ट ले आते हैं ताकि उसका ट्रीटमेंट हो जाए, बट वो ठीक आइडिया नहीं है। डायरेक्ट अगर आप कोई पार्ट को बर्फ में रखते हैं तो उसकी ब्लड सप्लाई बिल्कुल खत्म हो जाती है क्योंकि ब्लड वेसल सिकुड़ जाती हैं आइस में। उसका आइडियल तरीका है कि जो पार्ट है आपका, जो फिंगर का, उसको आप पानी में रखें, उसको एक पैकेट में रख के फिर उसको आइस के अंदर रखें, डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं। ओके। सो डॉक्टर, जैसे अभी आपने एक्सप्लेन किया कि किस टाइप की इंजरी पे हमें गर्म सिकाई करनी चाहिए और किस टाइप की इंजरी पे हमें ठंडी सिकाई करनी इंपॉर्टेंट होती है। अब अगर हम बात करें, हमने पहले काफ़ी अलग अलग तरह की स्पोर्ट्स इंजरीज के बारे में बात की थी। कभी क्या होता है ना, लोगों का शोल्डर डिसलोकेट हो जाता है, तो आई थिंक इस टाइम पे ना काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है और हमारी ऑडियंस में भी बहुत सारे ऐसे सवाल आते हैं कि अगर शोल्डर एकदम से डिसलोकेट हो जाता है तो क्या करना चाहिए, तो क्या स्टेप्स होने बहुत ज़रूरी हैं? जी, तो शोल्डर डिसलोकेशन हमें समझना पड़ेगा कि मेनली 3 तरह के होते हैं। अच्छा। एक होता है एंटीरियर डिसलोकेशन, जो कि आपका बॉल जो है वो आगे की तरफ डिसलोकेट हो गया है। अच्छा। एक होता है पोस्टीरियर डिसलोकेशन, जिसमें जो आपका शोल्डर बॉल है वो पीछे की तरफ चला गया है। और एक होता है इन्फीरियर डिसलोकेशन, जिसमें कि आपकी बॉल कंधे के नीचे जाके डिसलोकेट हो गई है। तो ये जानना जरूरी है वो किस तरह का डिसलोकेशन है। मैंने देखा है यूजुअली जिनको, कुछ लोग कोशिश करते हैं उसको अपनी जगह पे खींच के बिठाने की, बट अगर आपको नहीं पता है वो किस डायरेक्शन में है और आप उसको खींचेंगे तो वो आपको नुकसान ज्यादा दे सकता है बेनिफिट से ज्यादा। अच्छा। तो पहले जानना जरूरी है कि किस तरह का डिसलोकेशन है। कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनको रिकरेंट डिसलोकेशन की प्रॉब्लम होती है, मतलब कि उनको बार बार डिसलोकेशंस हो चुकी हैं। ओके। तो उन लोगों को पता है कि उनका कंधा किस पोजीशन में रिड्यूस होता है, तो बहुत बार आप देखेंगे ये लोग अपने आप ही शोल्डर को अपनी जगह पे बिठा के आते हैं। अच्छा, खुद से। तो इसको रिकरेंट शोल्डर डिसलोकेशन बोलते हैं। एक होते हैं हैबिचुअल डिसलोकेटर्स। उसमें क्या होता है कि पेशेंट को शोल्डर इतना लैक्स होता है, इतना लूज होता है कि उनको डिसलोकेशन में पेन भी नहीं होता है, तो उनका शोल्डर दिन के दौरान कई बार डिसलोकेट होता है, कई बार रिड्यूस होता है, उनको पता भी नहीं होता है। अच्छा। तो कई तरह के डिसलोकेशंस होते हैं, बट आई थिंक जो हम आज बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं अक्यूट डिसलोकेशंस की, चोट लगने के बाद जो डिसलोकेशंस होती हैं। तो ये होती है इंजरी के बाद। आप हाथ खोल के ऐसे गिर गए हैं, आपका कंधा बाहर आ गया है, उस केस में आपको क्या करना है, अगेन आपको मूवमेंट रोकनी है। इमीडिएटली आपको एक आर्म स्लिंग पहन लेनी है या अपना हाथ दूसरे हाथ से पकड़ लेना है। किसी की हेल्प के साथ आपको इमीडिएटली डॉक्टर की हेल्प सीख करनी चाहिए, क्योंकि शोल्डर डिसलोकेशन अगर विद इन 4 to 6 आवर्स रिड्यूस हो जाता है, अपनी जगह पे वापस बिठा दिया जाता है, तो चांसेस ऑफ लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस बहुत कम है।
ओके। बट अगर 6 घंटे से ज़्यादा लेट हो जाता है तो दो प्रॉब्लम होती हैं। एक तो शोल्डर को अपनी जगह पे बैठाना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उस सॉकेट के आसपास बहुत सारी मसल्स होती हैं जो कि वो उसका मूवमेंट रोकती हैं। और दूसरा, खून की सप्लाई को डैमेज होने का चांस होता है, जिसकी वजह से ऑस्टियोआर्थराइटिस आपको जल्दी हो सकता है। ओके। सो डॉक्टर, जैसे अभी आपने ना टाइम वाला फैक्टर मेंशन किया कि विद इन 4-5 आवर्स अगर आप ट्रीटमेंट नहीं करवाते हैं या इंटरवीन नहीं करते तो कहीं ना कहीं और भी सीरियस कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। तो क्या सिर्फ ये शोल्डर डिसलोकेशन वाले जो फैक्टर उसमें काम करता है, बाकी जो भी जितनी भी इंजरीज बॉडी में होती हैं उनमें भी सेम फिनोमेना काम करता है कि आपको विद इन सर्टेन इतनी विंडो होती है जिसमें आपको एक्शन लेने की बहुत ज़रूरत होती है? जी, तो अगर अक्यूट इंजरी है और आपका जॉइंट डिसलोकेटेड है तो एज सून एज पॉसिबल उसको अपनी अच्छा। जगह पे बिठाया जाना चाहिए। अब अगर किसी को फ्रैक्चर हो जाता है तो फ्रैक्चर भी अगेन बोन के 3 पार्ट्स होते हैं। एक होता है एपिफिसिस, मतलब ऊपर का पार्ट, बीच का पार्ट होता है मेटाफिसिस और नीचे का पार्ट होता है डायफिसिस। ठीक तो है। किस एरिया में फ्रैक्चर है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि कितना अर्जेंट है। अगर आपका फ्रैक्चर जॉइंट के पास है, जितना जॉइंट के पास होगा उतना उसको ट्रीटमेंट और एक्यूरेट रिडक्शन की जरूरत है। ओके। अगर आपका फ्रैक्चर डायफिसिस में है, मतलब लॉन्ग बोन के बीच में है, तो बहुत बार ऐसा जरूरी नहीं होता कि हर बार पेशेंट्स को एक ये होता है कि अगर हम सर्जन के पास गए तो वो तो सर्जरी सर्जरी कर देगा। बट ये एक बहुत हाँ। बड़ा मिथ है। सर्जन के पास गए तो सर्जरी नहीं, हम 80% ऑफ द फ्रैक्चर हम बिना सर्जरी के भी ट्रीट करते हैं। वाओ। तो वो डिपेंड करता है कि किस तरह की इंजरी है। अगर लॉन्ग बोन में फ्रैक्चर है, पेशेंट यंग है और अपनी जगह से ज़्यादा हड्डी हिली नहीं है, तो हम उसको बिना ऑपरेशन के ट्रीट अच्छे से कर सकते हैं। ओके। सो डॉक्टर, अभी जैसे आपने फ्रैक्चर्स की बात की तो एक क्वेश्चन मुझे आपसे पूछना था कि मेजरली किन बोन्स में बहुत ज़्यादा फ्रैक्चर्स देखने को मिलते हैं? स्पाइन हो गया, रिस्ट हो गया, तो सबसे ज़्यादा किन बोन्स में फ्रैक्चर्स देखने को मिलता है? जी, तो फ्रैक्चर को मैं अगेन 2 तरह से डिवाइड करना Okay. चाहूँगा। एक करना चाहूँगा एक्सीडेंटल फ्रैक्चर्स, अच्छा, किसी इंजरी की वजह किसी से? इंजरी, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो गया, पैर ट्विस्ट हो गया, तो उसके कारण से बोन में कहीं भी कोई भी बॉडी की Fracture हो बोन में सकता है। फ्रैक्चर हो सकता है। दूसरे होते हैं सेकेंडरी फ्रैक्चर्स या ऑस्टियोपोरोटिक फ्रैक्चर्स। ओके। तो ऑस्टियोपोरोटिक फ्रैक्चर होते हैं जब आपकी बोन बहुत वीक हो जाती है, उसमें से कैल्शियम लीच आउट हो जाता है, ओह। जो कि ज्यादातर ओल्ड एज पेशेंट्स या पोस्ट मेनोपॉजल लेडीज में देखा जाता है। उन केसेस में हमने देखा है सबसे कॉमन इंजरी साइट्स जो हैं वो है स्पाइन, जिसमें स्पाइन में फ्रैक्चर हो जाता है, पेशेंट को पता भी नहीं होता। ओह। सेकंड होता है ह्यूमरस, मतलब आपके हाथ की हड्डी, कंधे के पास की हड्डी। तीसरा होता है रिस्ट फ्रैक्चर। तो ये सबसे ज्यादा कॉमन एरियाज हैं जहां पे आपको ऑस्टियोपोरोसिस की वजह से फ्रैक्चर होने के चांसेस हैं। ओके। सो डॉक्टर, जैसे फ्रैक्चर्स की अगर हम बात करें तो कई बार ना या तो स्वेलिंग हो जाती है, एरिया वो रेड जैसा होने लग जाता है, नील भी पड़ जाता है, तो क्या सिर्फ यही साइंस होते हैं जिनसे जो पेशेंट है या जो व्यक्ति वो आइडेंटिफाई कर सकता है कि मुझे फ्रैक्चर जैसी प्रॉब्लम हो रही है, या और भी कुछ साइंस बॉडी में दिखते हैं, पेन हो गया है, बाकी और भी कुछ ऐसा है? तो फ्रैक्चर के कई सिम्टम्स हो सकते हैं। अगर बड़ी बोन्स हैं तो सबसे बड़ी पेन होता है, स्वेलिंग होती है, डिफॉर्मिटी होती है, मतलब अगर आपके बड़े जांग की फ्रैक्चर हो गया, हड्डी, हाथ की हड्डी, तो आपको डिफॉर्मिटी दिखेगी, हाथ सीधा नहीं दिखेगा, टेढ़ा दिखेगा। पेन बहुत सीवियर होगा, है ना, स्वेलिंग होगी, ब्रूजिंग होगी। ब्रूजिंग क्यों होती है? क्योंकि ब्लीडिंग होती है, तो ब्लड जब इकट्ठा होता है तो वहाँ ब्रूजिंग दिखती है। ओके। बट ये हमेशा नहीं दिखेगा आपको। कुछ अगर छोटी बोन्स में आपके हाथ में या पैर में फ्रैक्चर हो गया तो कभी कभी ना स्वेलिंग आती है ना ज्यादा पेन होता है, क्योंकि आपकी पैर में बहुत सारी हड्डियां हैं, छोटी छोटी बोन्स हैं, तो उस टाइम में आपको एक डिस्कम्फर्ट फील होगा। ओके। बट अगर ऐसा होता है और ये 2 या 3 दिन से ज्यादा परसिस्ट करता है तो इट इज इम्पोर्टेंट टू सी अ डॉक्टर। कभी कभी स्ट्रेस फ्रैक्चर भी हो जाता है। यस, उसके बारे में थोड़ा बताइए, क्या होता है ये? जी, तो स्ट्रेस फ्रैक्चर होता है कि आप कंटिन्यूस उस मसल को, बोन्स के ऊपर मसल्स अटैच होती हैं। हाँ। तो कुछ बोन्स ऐसी हैं जिनके ऊपर ऐसे टेंडन और मसल्स अटैच्ड हैं जो उसको कॉन्स्टेंटली पुल करता है। ओह। तो अगर वो बोन वीक हुई, जिसका कारण या तो ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है, लो विटामिन लेवल्स हो सकते हैं, अगर ऐसा होगा तो वहां पे सटल फ्रैक्चर हो जाएगा, जो कि कंप्लीट नहीं है, इनकम्प्लीट फ्रैक्चर है। तो अगर कोई कंटिन्यूस, सपोज मैराथन रनर है, फास्ट वॉकर है, कंटिन्यूस स्टैंडिंग जॉब है, उन लोगों में ये कॉमनली देखा गया है। ओके। सो डॉक्टर, जिनको बहुत फ्रिक्वेंट फ्रैक्चर्स होते हैं, लाइक बार बार सेम जगह पे फ्रैक्चर होना है, बॉडी के अदर किसी पार्ट में फ्रैक्चर होना, इज इट एन इंडिकेशन ऑफ एनी अदर डिजीज इन द बोन, और लाइक कि ये सारी चीजें नॉर्मल हैं या नॉर्मली लोगों के साथ होती हैं? नहीं, डेफिनेटली अगर एक ही जगह पे और कॉन्स्टेंटली बार बार फ्रैक्चर्स हो रहे हैं
तो उसका कॉज डेफिनेटली होता है, हमेशा होता अच्छा। है। जो मोस्ट कॉमनली हमने देखा है, आइदर इट इज़ अ प्रॉब्लम ऑफ मैकेनिक्स। सपोज किसी को पैर में फ्रैक्चर बार बार हो रहा है, फुट में, तो उसका ये मतलब है कि उनका आर्च जो है, फुट का आर्च, वो प्रॉपर नहीं है, फ्लैट फुट हो सकता है, ओके। जिसकी वजह से आपकी बोन्स पे ज़्यादा लोड आ रहा है और उसी एरिया में बार बार फ्रैक्चर हो रहा है। सेकेंडली, ऐसे पेशेंट्स में या तो ऑस्टियोपोरोसिस या लो विटामिन D3 लेवल्स हो सकते हैं, तो उसको टेस्ट करना चाहिए और उसको रेक्टिफाई करना चाहिए। तो उसके भी क्या कुछ इंडिकेशंस होते हैं? जब बॉडी में ऐसे इंडिकेशंस दिखे, पेशेंट को तुरंत टेस्ट कराने बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऑस्टियोपोरोसिस इज कॉल्ड अ साइलेंट डिजीज। इट्स अ अच्छा, कोई साइलेंट साइंस नहीं होते हैं? कोई साइंस नहीं होते। कभी कभी ऑस्टियोपोरोसिस डिटेक्ट होता है जब पेशेंट को मेजर फ्रैक्चर हो जाता है। ओह। तो ऑस्टियोपोरोसिस, मैं ये कहूंगा, आफ्टर द एज ऑफ 40 every person should get a DEXA scan every 2 years, and after the age of 50 everyone should get a DEXA scan once a year. अच्छा। और अगर उसमें कमी है तो उसको रेक्टिफाई करें। तो मतलब हम कह सकते हैं कि ये एज की बीमारी है, विद एज ये चीजें ज्यादा देखने को मिलती हैं। जी, बट सिर्फ एज नहीं, आजकल अच्छा। हम देख रहे हैं 30-35 साल के लोगों में भी हो रहा है। उसका कारण 3 मेन कारण है: स्मोकिंग, ओके। अल्कोहल, लाइफस्टाइल एंड हार्मोनल इम्बैलेंस। इनकी वजह से भी ऑस्टियोपोरोसिस बहुत जल्दी प्रीमेच्योरली देखा जाता है। ओबेसिटी का भी कोई कनेक्शन है? जी बिल्कुल। ओबेसिटी जिनको होता है उनके अंदर हार्मोनल इम्बैलेंसेस होते हैं, लिपिड लेवल्स बहुत ज़्यादा होते हैं, तो विटामिन एब्जॉर्प्शन भी पुअर होता है, इसकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस होता है। ओके। सो डॉक्टर, जब हम डिस्कस कर रहे थे मसल टेयर के बारे में, यू आर मेंशनिंग, तो बहुत सारे टर्म्स ना सुनने में आते हैं, लिगामेंट टेयर हो गया या मसल पुल हो गया, तो दोनों सेम चीज़ें हैं या इनमें कुछ डिफरेंस होता है? तो मसल्स का जो एंड पार्ट होता है, मसल आप माने ब्राउन कलर की, आपने बहुत लोगों ने देखा, और मसल्स का एंड जो होता है इट्स लाइक अ वाइट कॉर्ड। अच्छा। तो वो कॉर्ड जाके बोन्स पे अटैच होती है, उसको टेंडन बोलते हैं। टेंडन, ओके। तो मसल जो है बल्की होती है, वो नीचे जाके कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर बनाती है, उसको टेंडन बोलते हैं। ओके। तो अगर टेंडन में इंजरी होती है, सिर्फ सूजन होती है, उसको टेंडनाइटिस बोलते हैं। आइटिस मतलब इन्फ्लेमेशन, स्वेलिंग। ओके। तो टेंडन को सूज जाने को टेंडनाइटिस बोलते हैं। और मसल अगर अपने पार्ट से ही टेयर हो जाती है तो उसको मसल रप्चर बोलते हैं। ओके, गॉट इट। सो काफ़ी सारी कॉन्वर्जेशन हमने की है फ्रैक्चर्स के अराउंड और बोन इंजरीज के अराउंड, स्पेशली जो स्पोर्ट्स इंजरीज होती हैं। आपने भी मेंशन किया था कि पेशेंट मोस्टली आते नहीं है डॉक्टर्स के पास, उनको लगता है कि वो सर्जरी कर देंगे। तो अगर हम बोन इंजरीज की बात करें, फ्रैक्चर्स की बात करें, जितनी भी स्पोर्ट्स इंजरीज होती हैं, क्या सबका ट्रीटमेंट सर्जरी है और भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं? मैं कहूँगा बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। सर्जरी इज द लास्ट ऑप्शन। ओके। समटाइम्स इट इज द फर्स्ट चॉइस इफ और कोई ट्रीटमेंट इज नॉट गोइंग टू बी सक्सेसफुल। जैसे मैंने आपको बताया, अगर हम फ्रैक्चर की बात करें, ठीक है। अगर फ्रैक्चर जॉइंट के पास है, पेशेंट यंग है और हमें लगता है कि सिर्फ हम प्लास्टर दे देंगे या उसको बिना सर्जरी के ट्रीट करेंगे तो उसका रिजल्ट अच्छा नहीं होगा, या उसको ऑस्टियोआर्थराइटिस या जॉइंट डैमेज होने का चांस ज़्यादा है इन लॉन्ग रन, तो हम उसको प्लास्टर एडवाइज नहीं करेंगे। वी वांट अ बेस्ट रिजल्ट फॉर अ लॉन्ग टर्म। ओके। तो अगर जॉइंट के पास फ्रैक्चर है तो यूजुअली अगर वो डिस्प्लेस्ड है या अपनी जगह से 2 mm से ज़्यादा हिला हुआ है, तब सर्जरी एडवाइस करी जाती है। सर्जरी के 2 फायदे हैं ठीक है। इन केसेस में। एक तो है कि एक्यूरेट रिडक्शन, जो फ्रैक्चर जो हड्डी अपनी जगह से हिल गई है उसको अपनी जगह पे प्रॉपरली बिठा के उसको फिक्स किया जाता है। ठीक है। सेकंड, उसका फायदा ये है कि पेशेंट को नेक्स्ट डे से हम मूव कर सकते हैं। सपोज नी के पास है तो हम नी को मूव कर सकते हैं। अगर हमने उस केस में प्लास्टर दिया तो उसका एक नुकसान ये है कि पेशेंट 4 to 6 वीक्स प्लास्टर में रहेगा तो उसका नी मूव नहीं हो सकता, क्योंकि प्लास्टर का काम ही वही है कि उस पोजीशन को मेंटेन करना है। और 4 to 6 वीक्स में क्या होता है, जॉइंट स्टिफ होने लग जाता है और मसल्स वीक होने लग जाती हैं। तो दोनों के प्रोज एंड कॉन्स हैं। कुछ ऐसे केसेस होते हैं जो ग्रे एरिया होते हैं जिसमें सर्जरी भी करी जा सकती है और प्लास्टर भी करा जा सकता है, बट उस केसेस में हम पेशेंट से डिस्कस करते हैं कि आपके ये ऑप्शंस हैं एंड आपके लिए क्या बेस्ट हो सकता है। तो प्लास्टर्स डॉक्टर किन सिचुएशंस में ज्यादा सूटेबल होता है? प्लास्टर उन सिचुएशंस में सूटेबल होता है जिसमें बोन अपनी जगह से ज़्यादा हिली नहीं है। अच्छा। उसके अलाइनमेंट में कोई दिक्कत नहीं है और हमें लग रहा है कि वो जॉइंट से दूर है। सपोज बोन बिल्कुल बीच में से टूटी है, सपोज थाई बोन, लेग बोन, तो वो प्लास्टर में बहुत अच्छे से हील होती है। जितना पेशेंट यंग होता है उसमें बिना ऑपरेशन के रिजल्ट बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, फास्टर रिकवरी होती है। मैंने देखा है कि बच्चों में
2 से ढाई हफ्ते 3 हफ्ते में भी हड्डी जुड़ जाती है। वाओ। तो उन केसेस में सर्जरी की जरूरत नहीं होती है। बट जितना हम जॉइंट के पास जाएंगे, एंकल जॉइंट के पास, नी जॉइंट के पास, हिप जॉइंट के पास, उस टाइम में सर्जरी की आवश्यकता ज़्यादा होने की चांस होती है। ओके, सो अगर डॉक्टर हम प्लास्टर्स की बात करें तो प्लास्टर्स भी आई थिंक आजकल 1-2 तरह के आने लग गए हैं मार्केट में, तो मोस्टली क्या सूटेबल होता है पेशेंट के लिए? कैसे आप डिसाइड करते हो कि किस टाइप का प्लास्टर किस टाइप के पेशेंट को किस टाइप की इंजरी में ज़्यादा सूटेबल रहेगा? जी, तो प्लास्टर मेनली मटेरियल के हिसाब से देखें तो 2 तरह के होते हैं। एक प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है जिसको चूने का प्लास्टर या व्हाइट प्लास्टर बोलते हैं। हाँ। तो ये बहुत पहले से चला आ रहा है, आप 50-60 साल से यही यूज होता जा रहा था। तो इसमें क्या होता है, ये ब्रीदेबल होता है, तो इसमें स्वेट पेशेंट करता है तो भी प्लास्टर के थ्रू वो आ जा सकता है, बट ये हैवी होता है। और अगर इसमें पानी लग जाता है तो ये डिसॉल्व होने लग जाता है। अच्छा, इसका ये प्रॉब्लम है, ये टूटने लग जाता है। तो आजकल प्लास्टर ऑफ पेरिस बहुत रेयरली यूज होता है, या ऐसी जगह यूज होता है जहाँ पे दूसरा प्लास्टर अवेलेबल नहीं है या कॉस्ट इश्यूज हैं। ओके। सेकंड प्लास्टर जो कॉमनली यूज होता है वो होता है फाइबर ऑप्टिक प्लास्टर होता है। तो वो आपने देखा होगा, मेनली वो ब्लू कलर का आपको दिखता होगा, बट मल्टीपल कलर्स का भी होता है वो। तो उसमें क्या होता है, वो लाइट वेट होता है, वाटर रेजिस्टेंट होता है, ब्रीदेबल नहीं होता। उसमें से पेशेंट स्वेट नहीं करता है, बट बहुत इजी टू यूज है, कन्वीनियंट होता है। तो अगर कोई पेशेंट ऐसा है जिसको फुट में फ्रैक्चर है, अगर हम उनको प्लास्टर ऑफ पेरिस देंगे, मे बी हम उनको पैर पे वजन देने के लिए अलाउ नहीं करेंगे। बट अगर उसी केस में अगर हम ये वाला प्लास्टर यूज करते हैं फाइबर ऑप्टिक, तो पेशेंट कैन वॉक ऑन दैट। तो ये एक बहुत अच्छा बेनिफिट है पेशेंट के लिए। लाइट वेट होता है ना, और कन्वीनियंट टू यूज, टूटता नहीं है इजीली। तो पहले के टाइम में जब बच्चों को क्लब फुट हो जाता था, तो हम प्लास्टर ऑफ पेरिस से ही उसको मोल्ड करके लगाते थे हर वीक। और लास्ट में जब प्लास्टर हटाना होता था तो हम बस मदर को बोलते थे बच्चे को गर्म पानी से नहला दीजिए, वो प्लास्टर अपने आप निकल जाता था। बट ये दूसरा वाला जो प्लास्टर है, ये काटना बहुत मुश्किल है। इसको काटने के लिए स्पेशल मशीन होती है जो डॉक्टर के पास अवेलेबल होती है, उसी से ये काटा जाता है। ओके। ऑल्सो डॉक्टर, एक चीज नोटिस की है कि जब प्लास्टर्स लगते हैं तो इंजरी थोड़े पार्ट पे होती है, लेकिन प्लास्टर को हम बहुत लंबे पार्ट पे लेकर के थोड़ा एक्स्ट्रा एरिया कवर करके लगाते हैं, तो इसका कोई रीजन होता है या फिर जस्ट फॉर द कन्वीनियंस? इसका बहुत अच्छा रीजन ये है, मैं बता सकता हूँ कि जो आपकी बोन है उसके ऊपर मसल्स अटैच होती हैं। अच्छा। मसल्स का काम होता है आपके जॉइंट को चलाना। तो अगर आपके सपोज एंकल के पास फ्रैक्चर है या आपके लेग में फ्रैक्चर है, तो यूजुअली बोला जाता है 1 जॉइंट बिलो एंड 1 जॉइंट अबव प्लास्टर को उसको हमें करना जरूरी होता है। नॉट इन ऑल केसेस बट मेजॉरिटी ऑफ केसेस, बिकॉज आपकी जो मसल्स हैं, जो टेंडन्स हैं, वो इन जॉइंट्स को इन्वॉल्व करती हैं। तो अगर हमने मसल्स का एक्शन को नहीं रोका तो उस बोन पे लोड आएगा, उसका मूवमेंट होगा और आपका फ्रैक्चर अच्छे से हील नहीं होता है। अगर एक बार जैसे प्लास्टर हट जाता है, हड्डी जुड़ जाती है, दोबारा भी वो टूटने के चांसेस होते हैं? जी बिल्कुल। तो बोन का जो हीलिंग होता है वो 3 to 6 वीक्स होता है। वो पेशेंट टू पेशेंट डिपेंड करता है, उनके न्यूट्रिशन पे डिपेंड करता है, उनकी इम्यूनिटी पे डिपेंड करता है। तो जो बोन है आपकी स्टिकी होती है। बोन कैसे हील होती है, वो बोन जैसे फ्रैक्चर हुई तो बोन को जब हम अपनी जगह पे ले आए तो उसके अराउंड जो ब्लड है वो हिमेटोमा बनाती है, मतलब आप कह सकते हैं क्लॉट बनाती है। उस क्लॉट में बहुत सारी गुडीज होती हैं बॉडी की, जिसकी वजह से वहां पे हीलिंग स्टार्ट होती है। तो 3 वीक्स के बाद वहां पे एक स्टिकी क्लॉट बन जाता है, जिसको कैलस बोलते हैं, सॉफ्ट कैलस। तो ये आपकी बोन को हील कर रहा है। बट अगर वो अब अपनी जगह से हमने उसको हेल्प नहीं किया, उसके बाद 3 to 4 वीक्स के बाद उसमें कैल्शियम डिपॉजिट होना स्टार्ट होता है। अच्छा। तो सपोज हमने प्लास्टर हटा दिया और पेशेंट अपना खेलना स्टार्ट कर दिया या फिर लापरवाह हो गया, तो वो सॉफ्ट कैलस जो है बेंड होने लग जाता है। इस टाइम पे अगर किसी के पैर में फ्रैक्चर है तो पैर टेढ़ा होने के चांस हैं, अगर उसका वो ध्यान नहीं रखता है, क्योंकि कैल्शियम अभी तक जमा हुआ नहीं है। जब तक उस कैलस पे कैल्शियम जमा नहीं होगा वो बोन हार्ड नहीं होगी। सो आप मान के चलिए 6 to 8 वीक्स का टाइम जो होता है, 2 months के आसपास का, जो उस टाइम में कैल्शियम डिपॉजिट होना स्टार्ट होता है। ऑल्सो डॉक्टर, अगर किसी को फुट इंजरीज होती हैं तो प्लास्टर लगने के बाद या ट्रीटमेंट होने के बाद क्या कुछ ऐसे पर्टिकुलर शूज हैं या फिर कुछ सैंडल्स वगैरह जो उनको अवॉइड करने की बहुत जरूरत होती है? जी, तो अगर फुट में फ्रैक्चर है तो पहले हमें देखना है, अगर मैंने जैसे बताया मैकेनिक्स में अगर प्रॉब्लम है, किसी को फ्लैट फीट है
ठीक तो है। हमें उनको आर्च सपोर्ट देना होता है। अच्छा। तो जो फुट में आर्चेस होते हैं, मीडियल मतलब अंदर की तरफ जो आर्च है उसको बनाने के लिए मीडियल आर्च सपोर्ट आता है, जिसके हम शूज में लगाने के लिए सोल देते हैं। ओके। अगर किसी को पैर में आगे उंगलियों की तरफ फ्रैक्चर है तो हम उनको हील्स पहनने के लिए अवॉइड करते हैं, ओके। बिकॉज हील्स अगर वो पहनेंगे तो सारा लोड आपके टोज पे आता है। तो डिपेंडिंग ऑन कहाँ पे फ्रैक्चर है उस हिसाब से फुटवेयर को मॉडिफाई करना पड़ता है। डॉक्टर, एक चीज बहुत कॉमन देखने को मिलती है, जब इंजरीज होती है ना तो लोग स्प्रेज का इस्तेमाल करते हैं। मतलब थोड़ा अगर इंजरी हुआ तो तुरंत बाम लगा लिया है। बहुत सारे स्प्रेज भी आजकल मार्केट में अवेलेबल है जिसका वो यूज करते हैं। तो एक्चुअल में ये सारी चीजें इफेक्टिव होती है इंजरीज पर? जी। तो अगर ओपन इंजरी नहीं है, मतलब अगर उस जहाँ पे चोट लगी है वहाँ कोई घाव नहीं है, खून नहीं है, तब आप लगा सकते हैं स्प्रे Okay. और ये जेल्स और बाम्स व्हाटएवर। बट अगर वहाँ पे घाव है तो ये सब नहीं लगाने चाहिए, बिकॉज ओपन इंजरी है। अगर आप वो बाम लगाएंगे तो आपका पेन बहुत सीवियर हो जाएगा। ओके। हमें समझना जरूरी है कि इन मेडिसिन में होता क्या है। तो अगर हम स्प्रे फॉर्म हो, जेल फॉर्म हो, बाम फॉर्म हो, उसमें बेसिकली यूजुअली 3 चीजें होती हैं। एक होता है मेंथॉल। ओके। मेंथॉल ठंडक करता है हाँ, उस एरिया में। यस। दूसरा होता है कैप्सेन। कैप्सेन आप माने मिर्ची में कैप्सेन होता है। ओके। तो वो एक तरह से इरिटेंट होता है। तो आपकी जब कोई चोट लगती है तो आपके ब्रेन को सिग्नल मिलता है कि इस जगह पे मुझे पेन हो रहा है। ठीक है। तो उस बाम में वो कैप्सेन क्या करता है, वो इरिटेंट वहां पे जब हम छोड़ते हैं तो ब्रेन को लगता है नहीं ये इरिटेशन मुझे ज्यादा परेशान कर रही है, तो वो गेट कर देता है पेन को। मतलब आपका ब्रेन का ध्यान उस दर्द से हटा के उस इरिटेशन की तरफ ले चला जाता जाता है। तो आपके पेन को आराम मिलता है। और तीसरा उसमें होता है डाइक्लोफिनेक या कोई भी पेन किलर, जो मेडिसिन पेन को रिड्यूस करती है। मतलब ये हील नहीं करते हैं, जस्ट हमारा माइंड डाइवर्ट करते हैं। करेक्ट। तो आपको रिलीफ देता है पेन से शॉर्ट टर्म के लिए, बट ये कोई प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट नहीं कर रहा है। यस। ऑल्सो डॉक्टर, एक चीज बहुत कॉमन ये भी देखने को मिलती है, जब लोगों को एल्बो में इंजरीज होती है ना तो लोग तेल का इस्तेमाल बहुत करते हैं, ऑयल लगाते हैं, मसाज करते हैं। उनको लगता है कि कहीं ना कहीं बहुत रिलीफ मिल जाएगा। तो एक्चुअल में मसाजेस जो होती हैं, ऑयल का इस्तेमाल करना इंजरीज के टाइम पे इफेक्टिव होता है? हमें करना चाहिए, अवॉइड करना बहुत जरूरी है? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये एल्बो की जो स्पेसिफिक इंजरी है इसमें ऑयल का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अच्छा। उसका कारण ये है कि जब अगर एल्बो के पास इंजरी होती है और आप मालिश करते हैं तो वहाँ ब्लड सप्लाई इंक्रीज होती है, और कुछ एक चीज होती है इसको बोलते हैं हेट्रोट्रोफिक ऑसिफिकेशन। मतलब आपकी बोन आपकी जो बॉडी है वो एक्स्ट्रा बोन फॉर्मेशन करती है, जिसकी वजह से एल्बो स्टिफ हो जाती है। तो अगर आपको एल्बो में इंजरी है तो आप एक सिंपल स्प्रे लगा सकते हैं या जेल लगा सकते हैं या तेल हल्का सा लगा के छोड़ सकते हैं, बट उस पर मालिश कभी भी नहीं करनी चाहिए। ओके। आपने ना डॉक्टर एक चीज़ मेंशन की थी, हमारी बॉडी के लिए विटामिन डी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और कहीं ना कहीं जो सनलाइट है वो विटामिन डी का काफ़ी अच्छा सोर्स माना जाता है। काफ़ी लोग ये चीज़ को लेकर के कंफ्यूज रहते हैं कि दिन की किस टाइम की धूप लेना हमारी बॉडी के लिए हेल्पफुल रहती है, हमारी हड्डियाँ मजबूत होती हैं या हमारे लिए एक पॉजिटिव चेंज लेकर के आती हैं। तो क्या आप बता सकते हैं हमारी ऑडियंस को कि दिन की किस टाइम की धूप लेना बहुत इंपॉर्टेंट होती है जो हमारी बोन हेल्थ को प्रमोट करे? जी, तो ये हमें समझना है कि सनलाइट में 3 तरह के यूवी रेज होते हैं। ठीक है। UVA, UVB और UVC। तो UVC हमारे अर्थ के ओजोन लेयर को ब्रेक करके नहीं आ सकती, तो ओजोन सी हमें नहीं मिलती है। ठीक है। ओजोन जो UVA होती है वो UVA 85% कंटेंट होता है सनलाइट का। ओके। जो ज्यादा मिले तो फिर एजिंग और रिंकल्स होने के चांस होते हैं। अच्छा। बट जो विटामिन डी हमारी स्किन में बनता है वो यूजुअली बनता है UVB रेज से। ओके। तो UVB रेज जो हमने देखा है, जो लिटरेचर में भी प्रूफ किया है, वो सुबह 10 से लेके दोपहर के 2 बजे तक की जो धूप होती है उसमें सबसे ज्यादा हमें मिलता है। उसका कारण ये है कि उस टाइम पे सन बिल्कुल हमारे सर के ऊपर होता है। तो जो सनलाइट है वो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लेके हमारी स्किन तक आ रही है। तो उस टाइम में हमें UVB सबसे ज्यादा मिलते हैं। और हमें यूजुअली ये एम करना चाहिए, क्योंकि हम सब लोग ऑफिस में काम करते हैं, धूप हमें मिलती नहीं है, तो वीक में एटलीस्ट 2 या 3 बार 2 to 3 टाइम्स इन अ वीक 15 से 20 मिनट की हमें धूप मिलनी चाहिए। तो ताकि हमारा एडिक्वेट विटामिन डी सिंथेसिस हो बॉडी में। ओके। सो आई थिंक हमने ये चीज़ बहुत अच्छे से कवर की है, और ये सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल भी था कि किस टाइम की धूप हमारी बोन्स के लिए बहुत हेल्पफुल रहती है। अब हम थोड़ा डाइट पे भी डिस्कशन कर लेते हैं, क्योंकि बोन्स का और डाइट का कनेक्शन बहुत डायरेक्ट है। और
कहीं ना कहीं ये बोला जाता है कि कैल्शियम भी हमारी बोन्स के लिए बहुत अच्छा होता है, दूध से हमारी हड्डियां मजबूत होती हैं, बहुत सारे ऐसे एफर्मेशंस हैं। तो अगर हम कुछ ऐसे फूड आइटम्स की बात करें, कुछ ऐसी चीज़ों की बात करें जो बोन हेल्थ को प्रमोट करें, और जो इंजरीज वगैरह हमें होती रहती हैं या किसी को फ्रैक्चर हो गया उसके टाइम पे भी कुछ ऐसी पर्टिकुलर डाइट लेना इंपॉर्टेंट होता है जो हीलिंग को फास्ट करे और जो पेशेंट है वो जल्दी ठीक हो जाए। जी जी। तो बोन मेटाबॉलिज्म में कैल्शियम का तो रोल है ही, नो डाउट, बट कैल्शियम वर्क करता है बहुत सारी चीजों के साथ, जो है विटामिन D3, पोटेशियम, मैग्नीशियम, आयरन, इलेक्ट्रोलाइट्स मतलब आपका वाटर कंटेंट, सोडियम, पोटेशियम, सब चीजों का मिक्सचर बहुत जरूरी है प्रॉपर हीलिंग के लिए। तो अगर हम कहें सपोज कि कैल्शियम जो है ब्रिक्स हैं, तो विटामिन D जो है उसका सीमेंट है। तो सिर्फ कैल्शियम आप लेंगे तो वो काम नहीं करेगा। आपकी वॉल अगर स्ट्रांग होनी है, वॉल्स मतलब आपकी बोन्स, तो उसके लिए आपको वो सीमेंट चाहिए जो विटामिन D3 है। और सीमेंट को और फोर्टिफाई आप कर सकते हैं पोटेशियम, मैग्नीशियम, तो काफी सारी चीजों का मिक्सचर है जिसकी वजह से एडिक्वेट डाइट आप ले सकते हैं। तो अगर किसी को फ्रैक्चर हो जाता है तो गुड प्रोटीन कंटेंट बॉडी में होना जरूरी है। आप अगर वेजिटेरियन हैं, आप टोफू ले सकते हैं, आप ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स ले सकते हैं। अश्वगंधा बहुत अच्छा माना जाता है, सेसमे बहुत अच्छा माना जाता है, कर्ड बहुत अच्छा, योगर्ट, मिल्क प्रोडक्ट्स, तो ये सारी चीजें आप लेंगे तो आपकी जो हीलिंग है बहुत अच्छी है। तिल, रागी के लड्डू, ये भी हेल्पफुल रहते हैं बोन्स के लिए। ये भी डेफिनेटली बहुत अच्छा। ओके, और घी हमारी बोन्स हेल्थ को प्रमोट करता है, घी खाना? ये एक मिथ है। अच्छा। क्योंकि घी में कुछ ऐसा कोलेस्ट्रॉल भी होता है, HDL जिसको बोलते हैं, हाई डेंसिटी लिपिड्स, तो वो हार्ट के लिए अच्छा होता है। बट उसमें और भी ऐसी चीजें होती हैं, प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, LDL होता है, जो कि आपके हार्ट के लिए नुकसानदायक भी होता है। तो एक मॉडरेट कंटेंट में आप ले सकते हैं, बट एक्सेस घी, ये जो हमारे कल्चर में कहते हैं घी खाओ तो बहुत अच्छा, इट इज नॉट ट्रू। ओके, सो डॉक्टर, स्टार्टिंग में हमने काफी अलग अलग तरीके की स्पोर्ट्स इंजरी के बारे में बात किया था कि अलग अलग टाइप की स्पोर्ट्स इंजरीज होती हैं, और आपने ये भी मेंशन किया था कि किस स्पोर्ट में किस टाइप की इंजरी ज्यादा देखने को मिलती है। तो अगर हम थोड़ा एक एक करके थोड़ा सा समझ लें कि हर एक इंजरी के लिए किस टाइप का ट्रीटमेंट अवेलेबल है, क्या क्या प्रिकॉशंस आफ्टर ट्रीटमेंट लेने बहुत जरूरी है, तो बहुत अच्छा होगा हमारी ऑडियंस के लिए। जी, तो पहले हम अगर स्टार्ट करें शोल्डर जॉइंट से, तो शोल्डर में सबसे कॉमन जो दो प्रॉब्लम्स स्पोर्ट्स इंजरीज देखी जाती हैं, वो सबसे पहले है शोल्डर डिसलोकेशन। तो अगर किसी का शोल्डर बार बार डिसलोकेट होता है या एक बार से ज्यादा डिसलोकेट होता है, तो शोल्डर जॉइंट के अराउंड एक वॉशर होता है, अच्छा, जिसको लेब्रम बोलते हैं। तो अगर वो लेब्रम टेयर हो जाता है तो वो कंधा आपका डिसलोकेट बार बार होता है। तो अगर ये बार बार हो रहा है तो MRI से हमें पता चल जाता है कि वो कितना फटा हुआ है। अच्छा, उस हिसाब से दूरबीन के द्वारा आजकल बहुत इजीली सर्जरी हो जाती है, डे केयर प्रोसीजर होता है, जिसमें कि आपका लेब्रम या वो वॉशर को वापस सिल दिया जाता है। तो आपका शोल्डर जॉइंट स्टेबल हो जाता है। सेकंड जो कॉमन प्रॉब्लम है जो शोल्डर में देखी जाती है, वो है रोटेटर कफ इंजरीज। जो आपकी मसल्स है, मांसपेशियां जो आपके शोल्डर जॉइंट को उठाती हैं, हाँ, वो रोटेटर कफ के द्वारा होता है। तो अगर उसमें टेयर होता है, अगर माइनर है तो बिना सर्जरी के हील हो जाता है। अगर मॉडरेट टेयर है, समटाइम्स उसमें कुछ थेरेपीज होती हैं जैसे कि स्टेम सेल्स, PRP इंजेक्शन, उससे वो बहुत अच्छा हील होता है। बट अगर मैसिव टेयर है तो उसको रिपेयर करने के लिए अगेन दूरबीन से ऑपरेशन करके उसको रिपेयर किया जा सकता है। ओके। सेकेंडली हम आते हैं टेनिस एल्बो पे। तो टेनिस एल्बो एक ऐसी डिजीज है जो कि बहुत परेशान करती है लोगों को सालों साल, बट इसका ट्रीटमेंट बहुत ही सिंपल है, और अगर अच्छे से किया जाए तो 90% केसेस में सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ती है। अच्छा, क्या है वो ट्रीटमेंट? सबसे पहले उसको रेस्ट चाहिए। अच्छा, क्योंकि जो टेनिस एल्बो जो मसल्स यूज होती हैं, अगर आप नॉर्मल 1-1 किलो का 1.5 किलो का भी सामान उठाते रहेंगे कंटिन्यूस, तो वो हील नहीं होगा। तो उसको प्रॉपर 2 से 3 हफ्ते का रेस्ट चाहिए। और अगर कुछ लोगों में क्रॉनिक प्रॉब्लम होती है तो समटाइम्स PRP या स्टेरॉइड इंजेक्शन भी दिया जाता है, जिससे कि हीलिंग को हम फास्टन कर सकते हैं। ओके, सो आई थिंक हमने काफ़ी ज़्यादा इंजरीज पर डिस्कशन किया और आपने ट्रीटमेंट पार्ट को भी बहुत अच्छे से कवर कर लिया है। एट लास्ट कोई मैसेज आप हमारी ऑडियंस को देना चाहेंगे, जिससे जिन लोगों को तुरंत बहुत ज़्यादा स्पोर्ट्स इंजरीज होते हैं, जो लोग स्पोर्ट्स खेलते हैं, एथलीट्स हैं, तो क्या उनको आप कोई ऐसा मैसेज देना चाहेंगे कि उनको पता हो कि क्या राइट स्टेप्स लेने हैं, कैसे इंजरीज को ट्रीट करना है, क्या क्या प्रिकॉशन लेने बहुत ज़रूरी हैं? जी, तो सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा, कोई भी स्पोर्ट्स आप खेलते हैं तो
डोंट बी अ वीकेंड वॉरियर। ये हमने बहुत कॉमनली देखा है, मैं हर बार ये That's बोलता true, हूँ, हाँ। बिकॉज मैंने देखा है मोस्टली आजकल सब काम कर रहे हैं, 5 से 6 दिन Weekend पे काम करते जाते हैं, हैं। वीकेंड में लोग जाते हैं और हाँ। इंजर हो जाते हैं। सो एडिक्वेट वार्म अप, खेलने से पहले आपकी मांसपेशियों को स्ट्रेच करें। ओके। पर 10 से 15 मिनट आपको अपनी बॉडी की सारी मसल्स को स्ट्रेच करना है। सिंपल स्ट्रेचिंग, योगा एक्सरसाइजेस, प्राणायाम, ये सब आप कर सकते हैं। स्पोर्ट खेलते हैं, अगर आपको इंजरी हो जाती है तो अपने आप को पुश नहीं करना है, आपको रेस्ट लेना है। जैसे मैंने राइस बताया, राइस आपको फॉलो करना है। और अगर आपकी जो प्रॉब्लम है वो परसिस्ट करती है 2 से 3 दिन के बाद भी, तो आपको अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए। ओके। और स्पोर्ट खेलने के बाद कूल डाउन होना भी उतना ही ज़रूरी है। अच्छा, वो कुछ कैसे लोग, होता है? हाँ, कुछ लोग जैसे खेलने के बाद इमीडिएटली अपना काम करना स्टार्ट कर देते हैं या अपना रेस्ट कर लेते हैं, वो ठीक नहीं है। तो आपने खेला, आपका हार्ट रेट अभी बहुत ज़्यादा है, अभी आप खेल के आए, सो यू नीड टू सिट डाउन, adequately hydrate yourself, again do some stretching, and then you have to go and do whatever you want. ओके, थैंक यू सो मच डॉक्टर फॉर सच एन इंसाइटफुल सेशन। आई होप जो भी इन्फॉर्मेशन आज आपने हमारी ऑडियंस के साथ शेयर की है उनको काफ़ी हेल्पफुल लगी होगी। जितने भी आपने स्टेप्स बताए हैं कि किस तरह से आपको स्पोर्ट्स खेलना है, क्या क्या प्रिकॉशंस लेने बहुत ज़रूरी हैं, क्या क्या डूज एंड डोंट्स हैं, ये सारा डिस्कशन एंड ये सारी इन्फॉर्मेशन हमारी ऑडियंस तक पहुँचाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you so much. आई होप आज का सेशन आपको हेल्पफुल लगा होगा। अगर सेशन आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें। कोई सवाल आप हमसे पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और ऐसे और भी हेल्थ पॉडकास्ट देखने के लिए हमारे चैनल NBT लाइव को सब्सक्राइब करना ना भूलें।